अमेरिका इस वक्त बुरी तरह से फंस गया है और कैसे भी करके तेल और गैस सप्लाई को लेकर अमेरिका अब ईरान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो फेक खबरें फैलाकर के ईरान से बातचीत हुई है और जंग को लेकर कह रहा है कि सीज फायर हुआ है, लेकिन ईरानी स्पीकर ने इसको सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। कैप्टन अनिल गौर हमारे साथ है, रिटायर्ड डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है, और इसके अलावा हमारे पास संजीव श्रीवास्तव है, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। अनिल गौर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से इस जंग के जो नतीजे हैं और जो पूरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जो दावे किए गए उसको तो ईरान झूठा बता रहा है, तो क्या वाकई अमेरिका जो है वो गलत खबरों का इस्तेमाल कर रहा है, फेक खबरें फैला रहा है कि बातचीत हुई है ईरान से? नमस्कार जी। ऐसा है, देखिए, किसी भी जंग के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलती रहती है, पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि 48 घंटे के अंदर अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो हम आपके जितने बिजली के ठिकाने हैं, जितने आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पॉइंट्स हैं, सारों को हम उड़ा देंगे, बहुत क्षति पहुंचाएंगे आपके इधर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा खत्म कर देंगे आपका। तो उसके काउंटर में जो ईरान ने कहा कि भाई देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जो है इंश्योर करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो सारी उम्र खुले ही का नहीं, हम ऐसा उसमें प्रबंध करेंगे। एक दूसरा कि जितने खाड़ी के देश हैं जहाँ से तेल और गैस जहाँ का उनका भंडार है और वहाँ से उनकी प्रोडक्शन है, उनकी जो शिप्स पे उनके लोडिंग डॉक्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे हम नष्ट कर देंगे और दुनिया के अंदर एक हाहाकार हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा है, ये दोनों तरफ से दावे हैं। एक तरफ से अब ट्रंप ने क्या एकदम उनका जैसे ये 48 घंटे खत्म हुए तो उनका एक ट्वीट आ गया अपना ट्रुथ सोशल के ऊपर कि देखिए जी, हमारा जो है ये ईरानियन ने हमें कॉल किया तो हमने उसको कहा नेगोशिएशन चलनी शुरू हो गई है, ये है वो है, तो इसलिए हम इसको 5 दिन डेफर करते हैं। ईरान मानता नहीं है कि भाई हमने ये किया है। अब इसमें जो है, अगर आप इसको जरा थोड़ा सा इसको मतलब कि कहते हैं ना, वो छलनी के साथ जरा इसको हिला के देखें, एक बीच में तीसरा प्लेयर खड़ा हो गया है। वो तीसरा प्लेयर कौन है? वो आसिफ मुनीर जी हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब। वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद में जो है नेगोशिएशन कर लीजिए। अब देखिए, ये जो चीज है, आसिफ मुनीर क्यों बोल रहा है ये चीज, तो इसमें इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना और ईरान का कहना, और इसके बीच में जो असलियत ये है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो गई हैं थोड़ी बहुत ही। तभी आसिफ मुनीर भी बीच में खुद वो कहते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि आसिफ मुनीर वो ये कहेगा नहीं उनको कि जी इस्लामाबाद में आप कर लें, जब तक उसको भी कोई इल्म नहीं होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है तो मैं भी अपने बीच में कर लूँ जी, क्योंकि मैं भी गुड बुक्स में आ जाऊं, सऊदी अरेबिया की भी गुड बुक्स में आ जाऊं, ईरान के भी आ जाऊं और अमेरिका की गुड बुक्स में भी आ जाऊं, और अपने से वो जो एक इसके गले में एक वो पटा पड़ गया हुआ है सऊदी अरेबिया का कि वो जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो उसने किया था, और उसकी वजह से अब सऊदी अरेबिया कहता है जी आप अपने यहाँ पे सैनिक भेजिए, तो वो उससे भी निकल जाए, छुट्टी हो जाए उसकी, ताकि उसकी जान भी बच जाए, पाकिस्तान की जान भी बच जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई है बीच में कि कुछ ना कुछ पीछे से चल रहा है। अब व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कहता है जी, जब उससे पूछो तो वो कहता है जी ये तो हम तो प्रेस के थ्रू तो नेगोशिएशन करते नहीं है, तो जब होगा तो व्हाइट हाउस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उससे पता लग जाएगा जी। अब ये जो चीज है, साथ में एक स्टेटमेंट आ जाता है जी कि इनके जो इनके नेगोशिएटर हैं, अमेरिका के पीस नेगोशिएटर, और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं जेराड, वो एक किसी मंत्री के साथ या किसी जो है और टॉप ऑफिशियल जो ईरान का है उससे बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखें जी, तो एक चीज तो है कि दुनिया इससे थोड़ी खुश तो है कि भाई चलो बातचीत शुरू हो रही है, क्योंकि आगे वाला जो कल जो है वो सारी दुनिया को इतना भयंकर दिख रहा था कि आपका तेल गैस बंद तो हो गई बंद, आपका फर्टिलाइजर भी बंद हो जाएगा।
फर्टिलाइजर बंद हो जाएगा, आपका खाद्य पदार्थ जो है आपके प्रोडक्शन में उसको असर आएगा। कल को दुनिया के अंदर खाद्य पदार्थ का हाहाकार मच जाएगा। तो इससे खुश तो है, इसीलिए आप देखें कि सोने की कीमत जो है वो भी 10-12-15% एकदम गिर गई नीचे, तेल की कीमत भी गिर गई नीचे। तो ये जो चीज है, सारी दुनिया जो है वो चाह रही है कि ये तो बैठ के टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ इसका हल ढूंढे और सारा का सारा ये जो युद्ध है ये बंद हो, क्योंकि अब दुनिया इसको टॉलरेट नहीं कर सकती। आने वाले दिन जो है इसकी आवश्यक जरूरत यहाँ पे नजर आती है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं अगले गेस्ट पे चलूंगी। आने वाले दिन जो है वो दुनिया के लिए जो है बहुत खतरनाक हो रहे हैं जिस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब अटैक करना शुरू करोगे, उसको रीस्टार्ट करने के लिए, देखिए ये तो नहीं होता कि गैस आज आपने बंद की तो इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगी। उसको भी 2-3 महीने लगेंगे उसको प्रोडक्शन में पूरा आने में, तेल की प्रोडक्शन में आने में, उसको सारा कुछ आने में। आपने देखा जब कुवैत की लड़ाई हुई, जब सदाम हुसैन ने कुवैती ऑयल फील्ड उड़ा दिए थे तो कितना टाइम लगा था उनको रीस्टार्ट करने में। तो ये जो चीज है ये सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया यही कोशिश में है। और जो वो कर रही है, कहते हैं जी, वो प्रे कर रही है कि पूजा मतलब मांग रही है कि भाई ये दोनों बैठ के युद्ध खत्म हो जाए ताकि दुनिया का जो है आगे का रुख चले। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में इतनी बेचैनी है कि लोग हर पल यही सोच रहे हैं कि कब हम इन जंग की खबरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से अभी ऑयल फील्ड्स पर हमले किए जा रहे हैं, और फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा तो और भी ज्यादा संगीन नतीजे होंगे। वहीं संजीव जी, चूंकि इस तरह की खबरें चल रही हैं और अनिल जी ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होगी तभी तो इसका रास्ता निकलेगा, लेकिन ईरान जिस तरह के तेवर इख्तियार किए हुए है कि वो इसमें काफी अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका जिस सिचुएशन में है, कितने डिफरेंट है ये सिचुएशन दोनों के लिए, और कौन यहां पर मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बातचीत तो होगी, और मेरा ऐसा मानना है, और मैं भी गौर साहब से सहमत हूं कि बातचीत के संकेत निसंदेह मिल रहे हैं। भले से ही ईरान सीधे सीधे ना कहे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बैक चैनल के माध्यम से जो भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, यदि सीधे सीधे नहीं तो किसी थर्ड पार्टी, किसी फोर्थ पार्टी के माध्यम से, मीडिएटर्स के माध्यम से ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया शुरू होने के जो संकेत है वो दिखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो स्वयं ही इस बात को कहा, एक सीज फायर की जब बात कही उन्होंने, भले से ही 5 दिन का कहा, भले से ही ये कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि और अन्य जगहों पर जरूर ये स्ट्राइक जारी रहेंगी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। लेकिन अगर वो आज सीज फायर की बात कर रहे हैं और इस तरीके के शब्दों का, स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक संकेत है। और उसी तरीके से ईरानियन साइड जो कि भारी दबाव में रही है, और ईरान की लीडरशिप को काफी क्षति उठानी पड़ी है, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारी क्षति उठानी पड़ी है, लेकिन ईरान ने एक अच्छी फाइट दी है, गुड फाइट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान जाहिर है कि वर्तमान समय में भी जो इस तरीके के अपने जज्बे को वो सारे लॉसेस के बावजूद भी उसने बना करके रखा है। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए भी बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत करें, और बातचीत के माध्यम से ही इसका समाधान निकालें। क्योंकि मैं एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, सभी को लोगों को केंद्र में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरी स्थितियां हैं वो उस तरीके की हो जाए जैसा कि हमने गाजा में देखा था। और गाजा में जो भी कुछ हुआ हमास और इजराइल के बीच में, उसका सबसे ज्यादा अगर कोई खामियाजा जिसने उठाया वो है आम लोग, और उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे उसमें उन्होंने अपनी जानें गंवाई, और बहुत ही भयावह स्थितियां वहां पैदा हुई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुई। और इस संदर्भ में मैं डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनके पिछले बयानों को जरूर उसका रेफरेंस देना चाहूंगा कि जब वो कहा करते थे कि मैं ईरान की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई करने का हमारा का मंसूबा है, उसको हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम ईरान के लोगों को सप्रेशन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस तरीके के बातों को उन्होंने कहा था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो कार्रवाई और अटैक और काउंटर अटैक ईरान, इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए हैं, वो अब यदि रुक जाते हैं, नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ये आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इससे जो अब यहाँ से अगर वो आगे फर्दर करेंगे तो बहुत सारे और भी लॉसेस होंगे, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पैदा हो सकती है, ईरान तबाह हो सकता है।
ईरान की स्थिति इराक जैसी हो सकती है, गाजा जैसी हो सकती है, जो कि नहीं होने देनी चाहिए। यदि डोनाल्ड ट्रंप यदि अभी भी कंटिन्यू करेंगे और इस तरीके के मैसिव मिलिट्री कैंपेन को उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है, तो ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है वो ईरान के आम लोगों की तबाही का कारण बनेगी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हेल्प इज ऑन द वे, हम ईरान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो अगर ईरान के लोगों की मदद करने का वास्तविक अगर मंसूबा है तो इस कार्रवाई को रोकना होगा और उसी तरीके से इस्लामिक रिजीम को भी अपने कदमों पर लगाम लगाना होगा और नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन ही एकमात्र रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है। देखिए, युद्ध तो एंडलेस नहीं हो सकते। आपने युद्ध किया, अटैक हुआ, काउंटर अटैक हुआ, रिटेलिएशन हुआ, लेकिन उसमें आम लोग जिनका कि युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अगर तबाह बर्बाद हो रहे हैं और सारा प्रिटेक्स ये दिया जाता है कि हम आम लोगों के लिए कर रहे हैं, आम लोगों को हम बचाना चाहते हैं, जबकि आम लोग सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और इस तरीके की जो अप्रोच को बदलना होगा और नेगोशिएशन और बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान ढूंढने का जो रास्ता है उसको तलाशना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये आज नहीं तो कल सही, परसों सही, लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा और उसकी तरफ दोनों साइड्स आएंगे। ये बहुत जरूरी है और एक सही रास्ता भी नजर आता है। लेकिन अनिल गौर जी, जिस तरह से हम देखते हैं और जो दुनिया भर में और जंगें जारी हैं, चाहे हम रूस और यूक्रेन की बात करें या फिर इजराइल और गाजा में जारी जंग को लेकर बात करें, क्योंकि बातचीत एक रास्ता नजर आता है, लेकिन वो बातचीत होने में और उसके सक्सेसफुल होने में, सीज फायर होने में भी काफी ज्यादा अरसा लग जाता है। यहाँ पे कैसे चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन का आकलन करना बहुत जरूरी है, तभी एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आता है कि यहाँ पर इतनी जल्दी बातचीत के जरिए से रास्ता निकल जाता है। क्योंकि बाकी और जंगों में देखा जाए तो सालों गुजर गए और यूं ही बातचीत को लेकर हम उम्मीद लगाते बैठे रहे। नहीं, देखिए, इधर और बाकी जो जंगें हैं उसमें बहुत अंतर है। अंतर ये है कि ये जो जंग शुरू हुई, पहले वो देखना पड़ेगा कि ये जंग शुरू क्यों हुई। बड़े सालों से ये जो है अमेरिका और इजराइल ईरान को कहते रहे कि भाई आप जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाइए, बिकॉज उनको डर यही था कि ये जो है एक जब जैसे इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलेगा तो इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है और सबसे पहला बॉम्ब जो है वो जो है गिराना किसके ऊपर है, इजराइल के ऊपर। इसीलिए IAEA का जो है उधर बड़ी मुश्किल से उनकी इंस्पेक्शन टीम आई, पहले तो अलाउ नहीं कर रहे थे ईरान वाले, फिर आई है उनकी टीम आके इंस्पेक्ट किया, पर उसको भी पूरी जो है सारी जगहें नहीं दिखाई गई। तो आगे उसके चला फिर क्या कि अब देखिए पता लगा है कि 400 किलो जो इनरिच यूरेनियम है, चाहे वो 60% ही है, चाहे 50%, 60% जितना भी है, बॉम्ब ग्रेड का नहीं है, पर है तो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम है ना, 400 किलो, वो गायब है, उसका अता पता नहीं है कहां पे है। तो ये जो चीजें हैं ये, प्लस इसके अंदर एक चीज और आ गई जो जो वो ये थी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे भी अमेरिका को खतरा हो गया। अब आप देखिए उन्होंने 4000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल बना ली, डीगो ग्राशिया के ऊपर उन्होंने छोड़ दी उसके ऊपर। ये दर्शाता है कि हो सकता है वो आगे प्लान कर रहे हैं, जो जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिकन मेनलैंड के लिए भी। तो अगर मिसाइल भी आ गई और ये जो यूरेनियम भी आ गया उनका, तो बॉम्ब बनते तो कोई ज्यादा देर लगनी नहीं थी इनको। तो इसीलिए सारी कार्रवाई जो है वो वहां से शुरू हुई। अब ये जो टॉक्स भी जो फेल हुई वो इसलिए फेल हुई क्योंकि उसमें भी ईरान को कहा गया कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी इसमें शामिल करिए। उसके ऊपर भी कर्टेलमेंट है कि कितने किलोमीटर तक की आप मिसाइल जो है मार गिराने वाली करेंगे, क्योंकि अमेरिका को अपना खतरा है। तो ये जो जब ईरान न माना नहीं तो उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू हो गई। अब इसको रोकने का क्या है, देखिए बाकी जंग जो है यूक्रेन रशिया में जो है, वो जो बाकी के जो देश हैं, चाहे वो यूएस है चाहे यूरोपियन देश है, वो नहीं चाहते कि ये जंग रुके। वो चाहते हैं कि हम रशिया को दबा के रखेंगे, हम उसका तबाही कर देंगे, पर वो हो नहीं रहा। अब उनको अपने आप ही देखिए इस जंग की, ये ईरान और की जंग से अब उनको प्रॉब्लम आ रही है कि अब वो गैस और जो तेल था जो जिसके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ था रशिया के गैस तेल पर, अब वो उनको लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज है वो इसलिए चल रही है। दूसरी रह गई जो गाजा में चल रहा है, जो चल रहा है हमास के साथ। हमास को कौन स्पॉन्सर कर रहा था, वो था ईरान।
क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये जो है तीनों के तीनों जो है ये ईरान के बनाए हुए हैं और ईरान के पाले हुए हैं ये, और ईरान के इशारों पे चलते हैं ये। तो ये जो चीज है, जब आप ईरान के साथ जब समझौता होगा, उसके अंदर इनका भी होगा कि ये जो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको भी खत्म करना है, इनको भी सपोर्ट नहीं करना है आपने। और अभी आप देखिए कतर के अंदर क्या हो रहा है। कतर ने आज तक हमास के जो लीडरशिप वगैरह और बाकी लोगों को पनाह दी हुई थी, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि सबको अब ख्याल आ रहा है कि देखिए ये जो एक, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, आपके माध्यम पे भी बार कह चुका हूं, ये जो ख्याल है, जो एक जहनी ख्याल है कि जी हम एक कौम को जीने नहीं देंगे, वो आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया अलग टाइप की हो गई है। हाँ, आप कहो जी 2000 साल पहले था तो उसमें हो सकता था, कुछ हो सकता, इवन हिटलर ने भी कोशिश की तो नहीं बनेगा उसका काम। तो ये जो जहनी ख्याल आता है, ये निकालना पड़ेगा जहन से। ये जो जितने ये मुल्क हैं जिनको यहूदियों से और इसराइल से जो है, ये निकालेंगे तभी प्रोग्रेस होगी, तभी यहाँ पे शांति होगी, और तभी ये जो देश फले फूलेंगे। आप देखिए इतना पैसा है, अब हमने गाजा में देखा कितना पैसा आया है उनके पास में, बजाय इसके कि वो स्कूल कॉलेज और वहां पे हॉस्पिटल खोले, वो टनल में लगा दिए उन्होंने। इतने रीइंफोर्स टनल्स बनाए, अगर वही पैसा लोगों के लिए लगाया होता, आज गाजा की हालत ही कुछ और होती, ये चीजें होती नहीं जो है। ईरान में भी वही हाल है कि भाई आप अपने लोगों को पहले जो है, अपना इतना पैसा जो आपका तेल भंडार वगैरह तो आ रहा है, ये बजाय आप हिजबुल्लाह, हूती, हमास को आर्म करने के लिए, पैसा वहां लगाने के लिए, आप अपने लोगों की बेहतरी के लिए लगाइए। बिल्कुल, आप यहाँ पे जो यहाँ पे मकसद है उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, संजीव जी आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि जो बाकी जो जंगें थी उनके मोटिव को लेकर जिस तरह अनिल जी ने भी कहा, यहाँ पर जो है वो सिचुएशन काफी अलग है, और जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस की तरफ ये चीजें गैस और ऑयल की वजह से बढ़ रही हैं, इस वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं, और जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं जिनको लेकर ईरान ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है, वो भी यहाँ पर अब खासा परेशान नजर आ रहे हैं। तो तेल बाजारों को लेकर क्या अमेरिका भी फिक्र में नजर आ रहा है, और क्या इजराइल की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं कि अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज को, मुस्लिम राष्ट्रों को ही टारगेट करने का जो कदम उठाया गया, वो कहीं से भी मैं उसे उचित नहीं मानता। और वो एक ऐसे राष्ट्रों के ऊपर जो कि मीडिएशन की कराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ओमान जैसा राष्ट्र तो मीडिएट सीधा सीधा कर रहा था। ओमान की मध्यस्थता से ही जो कुछ बातचीत चल रही थी अमेरिका और इजराइल के, अमेरिका और ईरान के बीच में, वो चली थी, लेकिन ओमान के ऊपर ही मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले शुरू हो गए। कतार जैसा मित्रवत जो राष्ट्र है, सभी को इसके साथ बड़े अच्छे संबंध है, उसके ऊपर ही हमले शुरू हो गए। सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्रों पर ईरानियन मिसाइल्स आके गिर रही हैं। और मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने बड़े संयम का परिचय दिया है, बड़े उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सभी ने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पेसेस दिखाया। इतने बड़े हमले के बावजूद भी, सारे डिस्टर्बेंस के बावजूद भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो सिचुएशन है वो आप देख ही रहे हैं। सिविलियन एरियाज जो है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो दोहा हो, अन्य जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो, सिटीज हो, सब टारगेट पे आए हैं, लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इन राष्ट्रों ने सारी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी अगर ईरान पर काउंटर अटैक नहीं किया है, तो इसका बहुत ही ये एक बड़े ही उन्होंने एक साहस का परिचय दिया है। क्योंकि देखिए, धैर्य रखना भी एक साहस का काम होता है। हर आदमी, ये अवश्य है कि सऊदी अरबिया, यूएई की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा जो धैर्य है वो लिमिटलेस नहीं है और हम कभी भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो राष्ट्र हैं, उन्होंने बड़े संयम का परिचय दिया है, और मैं फिर से कहूंगा इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम को भी अब इस तरीके के हमलों को रोकना होगा, और इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने से अच्छा है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए। ये जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र है, वो आपको बातचीत करने में मदद करेंगे, वो आपके साथ सिंपैथी भी रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आपको पहले भी मदद करते रहे, आज भी मदद करेंगे। तो ये जो अप्रोच है कि अगर अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों पर ही हमले करना शुरू कर दें, ये तो कहीं से भी उचित नहीं करार दिया जा सकता। और इसको ये हम समझ सकते हैं कि ईरान की इस्लामिक रिजीम हताशा में आकर के उसने ये कार्रवाइयां की हैं, लेकिन
जिन राष्ट्रों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो युद्ध में कहीं कभी भी शामिल नहीं थे, कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे किस तरह की कार्रवाइयां हो, उन्हीं के ऊपर यदि ये मिसाइल्स और ड्रोन्स गिर रहे हैं आके, तो ये तो एक रोग बिहेवियर हुआ, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर हुआ। और इस तरह की प्रवृत्तियों से ईरान के इस्लामिक रिजीम को बचना होगा। उनकी हताशा अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनका रिटेलिएशन समझा जा सकता है, बड़े लॉसेस हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानता हूं कि बुद्धिमत्ता अब कम से कम आनी चाहिए और इस तरीके के हमलों को रोकना होगा। और जो राष्ट्र धैर्य का परिचय दे रहे हैं उनको भी यथोचित सम्मान देते हुए बेहतर हो कि इस्लामिक रिजीम अब इस तरीके के हमले न करे। और अमेरिका की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि वो बातचीत के टेबल पे आना चाहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बातचीत के रास्ते पर ईरान के इस्लामिक रिजीम को भी लौटना चाहिए और उसके बारे में उन्हें गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे ये जो बढ़ती हैं चीज़ें वो किस तरह से नज़र आएंगी। एक छोटा सा जवाब आनंद जी आपसे भी चाहेंगे कि भारत को लेकर जो एक उम्मीद नज़र आ रही है, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत इसमें कोई मीडिएशन कर सकता है क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात उसके अच्छे हैं और अमेरिका और इजराइल की तरफ भी यहाँ पर सही चीज़ें हैं। तो क्या कोई उम्मीद है कि यहाँ पर भारत कोई मीडिएशन में पहल करेगा या फिर वो बैलेंस रखेगा चीज़ों को? नहीं, देखिए, भारत ने तो पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की, इनके जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी की है और यूएस के साथ भी की है और बाकी जो देश हैं उनके साथ भी की है, फ्रेंच प्रेसिडेंट वगैरह के साथ भी की है। और उनको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि युद्ध जो है कोई हल नहीं हुआ। और ये जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर भी जब उन्होंने मध्यस्थता करने की बात की थी तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि भाई युद्ध जो है हल नहीं है, आज की दुनिया में युद्ध किसी चीज का हल नहीं है। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, बड़ा सटीक और बड़ा हमने उसका एक रखा, एक ऑब्जेक्टिव रखा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा। और जब वो ऑब्जेक्टिव हमने किया, हम पीछे हट के बैठ के चुपचाप हमने देखा कि अगर पाकिस्तान उसको एस्केलेट करेगा तो हम उसको आगे करेंगे। तो वो 9-10 की रात को जब हमें पता लगा कि पाकिस्तान अटैक करना की कोशिश में है, तो दूसरे दिन आपने देखा 10 की सुबह किसके 11 एयरफील्ड जब उनके हमने उड़ाए तो उसके बाद सब शांत हो गए। तो ये जो चीज है, एक बड़ी जरूरी चीज होती है किसी भी लड़ाई के अंदर। आपको ये आपने एक ऑब्जेक्टिव रखना है कि हम इधर तक जाएंगे और उसके बाद हम अगले का रिएक्शन देखेंगे क्या है। अब जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ईरान ने 2 बड़ी गलतियां की। सबसे पहले तो उसने जो वहां पे फ्रेंच बेस था, नेवल बेस, उसको भी उसके ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद खाड़ी के जितने देश थे उनके ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए। किस लिए? वो क्या दिखाना चाहता था कि वो सारे के सारे इसके खिलाफ अब एक आवाज भी उठी कि कतर, ओमान जो है वो यहाँ पे जो है, बहरीन जो है अपने सोल्जर्स भी भेजना चाहता है जी ईरान के ऊपर। तो ये जो चीज है, यही चीज जो है यहाँ पे जो मैं कहूंगा ये खाड़ी के देशों के अंदर ये जो चीज है, इसी को जो है बंद करना है कि भाई आप एक आपस में जो है इतना आपके पास सरमाया है, इतना कुछ है, आप उस सरमाया को जो है बजाय इसके हथियारें और ये लेने के, आप उसको इस्तेमाल करिए अपने लोगों के लिए, दुनिया की। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर किस तरह से इस जंग का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।